अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। 13 अगस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और उसमें ये तवक्को की जा रही थी कि कोई बहुत बड़ा प्लान सामने आएगा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्लान सामने लाई है वो जलसों का है। रवा माह भी और आइंदा माह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर जलसे करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जलसे जो उन 9 नशिस्तों पर जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं, उनमें इंतखाबात को लेकर हो रहे हैं, या जल्द इंतखाबात के मामले पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान को मुतहर्रिक रखना चाह रही है। दूसरी जानिब मुआशी इशारे भी बेहतर हैं। रुपए जो है आज फिर उसकी कदर में इजाफा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आई है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बावजूद मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। ऐसे में जल्द इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं, बहुत से सवालात हैं जिस पे हम आज प्रोग्राम में जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। इरशाद साहब, बड़े प्लान की बात हो रही थी, ये ग्रैंड प्लान सामने आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और बताया गया कि एक और भरपूर किस्म की अवामी राब्ता मुहिम होगी। ये अवामी राब्ता मुहिम क्या लीड करेगी टूवर्ड्स अर्ली इलेक्शन, जनरल इलेक्शन? और उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो ये भी है कि अगर माहौल बनाना है जनरल इलेक्शन का, तो PTI के पास KP और पंजाब असम्बली है, वहाँ से इस्तीफ़े दे दें तो एक ऑटोमेटिकली माहौल जनरेट हो जाएगा जनरल इलेक्शन के लिए। देखें, इस वक्त PTI को और इमरान खान साहब को 3 चैलेंजेस दरपेश हैं। नंबर 1, जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का उसको दुरुस्त माने गलत माने, लेकिन एक चैलेंज है कि क्या उसके ज़रिए कहीं दुरुस्त या नादुरुस्त तौर पर उनकी नाअहली हो सकती है, या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है तहरीक इंसाफ को। एक चैलेंज ये है। दूसरा ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, और जिस तरह के खान साहब भी कहते हैं और मुस्लिम लीग नून के लोग भी कह रहे हैं कि जी उनकी नाअहली ख़त्म की जाएगी और मुकाबला करेंगे, तो ज़ाहिर बात है कि ये एक चैलेंज है। और तीसरा जो पहले दिन से चल रहा है कि इलेक्शन जितनी ताख़ीर होगी, जितनी देर होगी, मुखालिफिन का ये ख़्याल है कि इमरान खान साहब की पोजीशन अवामी मकबूलियत में कमी आएगी और हुकूमत बेहतर अंदाज में डील कर सकेगी, और जो इमरान खान की अपोजिशन है, हुक्मरान इत्तेहाद है, वो कुछ न कुछ अपना असर रसूख जमा सकेगा। तो इसका मुकाबला करने की जो पॉलिसी खान साहब ने इख्तियार की है वो है राब्ता अवाम, कि अगर अवाम मेरे साथ हैं, अवाम का एतमाद मुझे हासिल है, अवाम की तायद व हिमायत हासिल है, तो फिर इमरान नवाज शरीफ का मुकाबला भी किया जा सकता है। जो साजिशें हो रही हैं अंदरूनी पर्दा उनके बकौल, उनका भी मुकाबला हो सकता है, और जो कोशिशें हैं मुझे आउट करने की उसको भी नाकाम बनाया जा सकता है, और इलेक्शन भी जल्दी हूँ बदेर, लेकिन उनके नतायज उसी तरह हासिल किए जा सकते हैं जिस तरह 17 जुलाई को पंजाब में हासिल किए गए हैं। लेकिन हम चौधरी साहब से पूछते हैं कि चौधरी साहब, ये ऐलानात तो ये किए जा रहे थे, आपने भी कहा था कि 1 माह का हम वक्त देंगे हुकूमत को कि इलेक्शन का ऐलान करे, लेकिन परसों के जलसे में कोई ऐलान ऐसा नहीं हुआ, तो इसकी क्या वजह है? क्या स्ट्रेटजी आपकी तब्दील हो चुकी है? अच्छा, नहीं, पहले तो मैं शुरू करना चाहता हूं, जो आपके मेज़बान ने बताया कि मुआशी इशारे जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अब ये तो बड़ी एक ऐसी बात है कि जो बिल्कुल ही हक़ाइक़ के मुनाफी है। असल में हमारी मईशत जो है मुकम्मल तबाहली का शिकार है। इस वक्त 38% है इन्फ्लेशन, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई की एक लहर है जिसका इस वक्त आम आदमी सामना कर रहा है। जो डॉलर नीचे आया, और उसको अगर आप समझते हैं कि इकोनॉमी बेहतर है, तो पहली बात तो यह है कि हर आदमी ये कह रहा था कि 200 रुपये से बल्कि 190 रुपये से ऊपर डॉलर जाने की तो कोई तुक ही नहीं बनती, और ये सट्टा हो रहा है जो कुछ हो रहा है, और हमने देखा कि यही हुआ। अब हालत ये है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन इतनी है कि हमारी जो एक्सपोर्ट की गुड्स है, यानी जो पाकिस्तान का सामान जो बरामद होना है और जिससे डॉलर पाकिस्तान में आने हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी कार्गो कंपनी है उसकी स्टेटमेंट आज आई है कि वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कार्गो जो है वो दूसरे मुल्कों को नहीं शिप करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी बैंक जो है वो डॉलर ही इशू नहीं कर रहे। 25% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में जो कमी है वो आ चुकी है, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है
वो अब तो माइनस में जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अब हमें अगले 2 महीनों में जब आपके पास फिगर्स आएंगे बेरोजगारी के, तो आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद होने की वजह से एक बहुत बड़ी बेरोजगारी का सामना है। तो एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, और ये जो इस वक्त की सिचुएशन है वो बिल्कुल पाकिस्तान को स्क्वीज करके उसने रख दिया है, और सफेद पोश आदमी जो है उसकी तो कमर टूट गई है। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये इस वक्त मनफी में है, और इनका जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ ये है कि हमारा कर्जा हो जाए। $12 बिलियन पाकिस्तान ने इस साल कर्जा वापस करना है। अब तक $9 बिलियन हम अरेंज कर चुके हैं, $3 बिलियन जो है अभी हमें और चाहिए, और ये सारा पैसा जो आएगा ये कर्जे वापस करने में वापस जाएगा। इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी इस हुकूमत के पास नहीं है, और हम ज्यादा मकरूब होंगे जब भी ये हुकूमत जाएगी। अब ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात है, देखिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में हमने जो अपना रखा है वो 10 सितंबर तक एक पहला फेज हम इसको बना रहे हैं, और 10 सितंबर के बाद हम दूसरे फेज के ऊपर चले जाएंगे। तो 10 सितंबर तक 19 अगस्त से ये फेज शुरू हो रहा है, जो 20 दिनों के ऊपर होगा 10 सितंबर को, और 10 सितंबर तक अगर ये हुकूमत जो है वो वापस ये अपने बोरिया बिस्तर गोल नहीं करती, तो फिर 10 सितंबर से दूसरी फेज जो है वो शुरू हो जाए। नहीं, 10 सितंबर तक ये इलेक्शन का ऐलान करे या खुद ही के चले जाएं, शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत किसी और के हवाले कर दें, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं ये हुकूमत इलेक्शन का जो है वो उस पर आमादगी जाहिर करे, और उसके बाद सियासी जमातों में इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर गुफ्तगू हो। हम तो पाकिस्तान में एक स्मूथ ट्रांजिशन देखना चाहते हैं, हम श्रीलंका जैसी ट्रांजिशन तो नहीं देखना चाहते जैसे पाकिस्तान की मईशत जो हमने अभी आपको जैसा मैं बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही जो है वो घुटनों पे आ जाएगी और फिर उठ ही नहीं सकेगी। तो हम तो एक स्मूथ ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि 10 सितंबर तक तो आप हुकूमत को टाइम दे रहे हैं, और इलेक्शन अब नवंबर में, इसका मतलब है आप मान गए कि नवंबर में तो नहीं होंगे, 10 सितंबर के बाद का मतलब है ये चले गए दिसंबर में, जनवरी तक। तो ये टाइम इसीलिए दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जी अगले साल इलेक्शन ले जाए जाएँ और हुकूमत उस पर तैयार हो जाए, या ये एक स्ट्रेटजी है जिसका मकसद हुकूमत को थकाना है, उसकी जो नाअहली है या नाकामी है उसको मज़ीद उजागर करना है? देखिए, हमारा अगर आप पूछे ना, हमें इस वक्त इलेक्शन में पाकिस्तान की 80% गवर्नमेंट तो हमारे पास है, तो हमें इलेक्शन कुछ दूर भी हो जाए हमें नहीं फर्क पड़ता, बट मसला हमारा नहीं है, मसला पाकिस्तान का है। मुझे आप बताइए, कोई भी जो थोड़ा बहुत भी अकल रखता है आदमी, वो इस सूरत हाल में पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट करेगा? इसीलिए आप देख रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो श्रिंक हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। इसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को अगले 2-3 सालों में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ये हमारा कंसर्न है, जिसकी वजह से हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं। अच्छा फवाद साहब, इमरान खान साहब ने 9 जो हल्के हैं जिनसे इस्तीफे मंजूर किए गए आपके अरकान के कागजात नामजदगी उस पर जमा करवा दिए हैं। 9 हल्कों से इमरान खान का अकेले इलेक्शन लड़ना, मैसेज क्या है? मैसेज बिहाइंड दिस सिनेरियो क्या है? नहीं, मैसेज तो बड़ा वाज़ेह है ना। मैसेज तो ये है कि आप नहला मारेंगे तो हम आपको दहला मारेंगे। ये तो बड़ी सिंपल बात है। उन्होंने ये इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? इसमें उनका ख्याल है कि हम इस तरह से अक्सरियत हासिल कर लेंगे। अब इंशाल्लाह इमरान खान 9 की 9 2 सीटें दोबारा जीतेंगे, स्टैंड स्टिल हो जाएगा। यही तो पॉलिटिकली एक बहुत इनको ये बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं जो इस वक्त इस तरह की करें। जितने भी इलेक्शन आगे ये कराएंगे, इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये नहले पर दहला आपने लगाया, लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब की सीट और आमिर लियाकत वाली सीट पर आपने दहला नहीं लगाया। वो आप भूल गए वहाँ कि वहाँ भी खान साहब के कागजात होने चाहिए। नहीं, वो इलेक्शन इन रेजिग्नेशन के से ताल्लुक नहीं रखते। वो जो ज़ैन के ऊपर इलेक्शन हो रहा है वो पंजाब हुकूमत की, उसने खुद जो है वो छोड़ दी सीट असेंबली की, प्रेसिडेंशियल असेंबली की। ये उनमें शामिल नहीं है जो कि रेजिग्नेशन के एक्सेप्टेंस का मामला है। ये इनका मामला उससे मुख्तलिफ है, इसलिए उसके ऊपर वो नहीं है। लेकिन ये ज़ैन कुरैशी साहब वाली जो सीट है, इस पर सबसे बड़ा एतराज़ आप पर आ रहा है तहरीक इंसाफ पर कि ये मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ है। लेकिन
जैन ने सीट छोड़ी तो उनकी हमशीरा साहिबा को ये सीट दे देगी, शाह महमूद साहब की साहबजादी को। कोई वर्कर हकदार नहीं था इस सीट का? ये बात, सच्ची बात यह है कि इलेक्शन होते हैं जीतने के लिए। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे और कोई ऐसा वर्कर जिसने अप्लाई किया हो जो इलेक्शन जीत सकता हो तो उसको उन्होंने टिकट के लिए कंसिडर ना किया हो। असूली तौर के ऊपर तो डेफिनेटली यही है कि एक महदूद ना हो, लेकिन इलेक्शन की जो डायनामिक्स होते हैं वो सिर्फ ये आप समझिए कि कागजी बातों की हद तक तो ठीक है, लेकिन डायनामिक्स को भी देखना पड़ता है। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किसी और ने यानी मरूसियत की बात कागजी बातों की हद तक ठीक है आप कह रहे हैं, बाकी इलेक्शन जीतने की हद तक है ना। मरूसियत भी नहीं होती, लोग ऐसे जीत नहीं सकते। मतलब आप मुझे बताएं ना कि किधर हैं जो लोग सारे 85 के इलेक्शन लड़ने वाले, तो उनमें कितने लोग वापस रह गए? इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस। जो भी बंदा एक जनरल वोट लेके आता है उसकी सिचुएशन अल्टीमेटली लोगों ने तय करनी है। तो मोरूसी सियासत के खिलाफ इतनी आपकी कैंपेन थी, वो महज नारा था? मोरूसी सियासत के खिलाफ अगर कोई पार्टी खड़ी है, खड़ी ही पीटीआई है, और उसी ने जो है मुल्तान में बैठ गई है फवाद साहब। अब देखें ना, यही तो समझ नहीं आती ना। अब शाह महमूद कुरैशी साहब वाली बात आप ये कह रहे हैं कि हल्के के डायनामिक्स हैं। अब आइडियालॉजी तो वो है कि वो डायनामिक्स के मुकाबले में खड़ी रहे। नहीं, बात ये है कि मोरूसी सियासत का मतलब ये तो नहीं है ना फ्रैंकली कि पॉलिटिकल फैमिली से कोई बंदा इलेक्शन ही ना लड़े। मोरूसी सियासत का मतलब ये है कि कोई बंदा जो है वो वसीयत कहे कि मेरे अब्बू ने अम्मी ने वसीयत की थी तो मैं आज से पार्टी का चेयरमैन हूँ। कोई बंदा ये कहे कि जनाब मैं इलेक्शन लड़ के तो मैं जो चीफ मिनिस्टर की नॉमिनेशन है वो सिर्फ मेरा बेटा ही हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। तो ये तो इलेक्शन जो ग्रास रूट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं उनको मोरूसी डिक्लेयर करेंगे, मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, ठीक है। राजा अशरफ साहब स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि 4 अरकान ने आपके जो 4 अरकान जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी है। 12-14 कहते हैं कि जनाब हम तो वापस आना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा लोग हैं जो कहते हैं हमने इस्तीफ़े दिए नहीं, हमारे जाली इस्तीफ़े जमा कराए गए। तो ये एक नई सिचुएशन पैदा हो। तो फिर तो राजा परवेज़ अशरफ साहब को चाहिए था उन लोगों को वापस ले आते, और इतना अर्सा जो इंतज़ार वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अगर वो कर लेते तो बड़ा बेहतर हो जाता। फिर इनको ये करने की क्या जरूरत है? हकीकत ये है ये हुकूमत बुरी तरह फ्लॉप हो गई है, हर दबाव डाला है इन्होंने लोगों के ऊपर। मरियम नवाज ने, आपको याद होगा, सिर्फ 2 लोगों को कहा था कि वो इस्तीफे दे दें। उनमें एक उनके साला साहब थे और दूसरे जो थे वो जावेद अब्बासी थे। दोनों अपने फोन बंद करके गायब हो गए थे। इमरान खान के एक इशारे के ऊपर 131 लोगों ने इस्तीफा मुंह पे मारा है। ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा स्टेप हुआ ही नहीं कभी। ये तो एक अजीबोगरीब, और जो इस वक्त इमरान खान को छोड़ेगा वो वैसे ही फारूक हो जाएगा। अभी आपने देख लिया पंजाब असम्बली में 18 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, 17 उनमें से अपनी जमानतें जब्त करा बैठे। अच्छा, राजा साहब कहते हैं, आप जो फवाद साहब बात कह रहे हैं उसके वो बरक्स कहते हैं। वो कहते हैं 50% लोगों के दस्तखत ही नहीं है। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उनके इस बयान को रद्द कर रही है? सब लोगों ने असम्बली के अंदर खड़े होकर इस्तीफा दिया था। दस्तखत या ना दस्तखत तो बाद की बात है ना। सारे लोगों ने असम्बली के अंदर अपनी अपनी पे खड़े होके लब्बैक कहा था शाह महमूद कुरैशी की बात पे, और सबके सामने इस्तीफा दिया था। सो सिग्नेचर होना ना होना ये तो बाद की बात है ना। आई थिंक उन लोगों को आप अप्रिशिएट करें जिन लोगों ने जिस तरह से स्टैंड दिया। पाकिस्तान में तो कोई बंदा चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता जिस तरह इस्तीफे दिए लोग खड़े हुए। आई थिंक हमें उन पर फ़ख्र होना चाहिए। अच्छा फवाद साहब, जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को सितंबर में वापस लाने की कोशिश हो रही है, उनकी नाअहली ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे नाअहल करने के लिए भी तगोदो हो रही है। तो ये कौन लोग हैं जो उनको उनकी नाअहली ख़त्म करना चाहते हैं और इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं, और आप क्यों रुकावट बन रहे हैं? अगर उनकी नाअहली ख़त्म होती है तो इसका मतलब फिर आपकी खान साहब की नाअहली का तो जवाज़ ही कोई नहीं होगा, तो उसको क्यों रोक रहे हैं? देखिए जी, नाअहली जो है खत्म होती है तो वो फिर इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान रिपब्लिक है और पाकिस्तान के अंदर आईन कानून बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं है जी। और असल में ये जो दिलों का कल्चर है जी, इसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान की जमहूरियत नहीं हो सकती।
तो अगर आप पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं या डील चाहते हैं, ये फैसला आप खुद करें। यानी आप डील के ख़िलाफ़ हैं कि डील नहीं होनी चाहिए, आइन कानून की जो अमलदारी होनी चाहिए, इसको यकीनी बनाने के लिए आप मुखालफत कर रहे हैं। देखिए ना, आप अदालत में ही ना जाएं, बाहर अदालत के बाहर जो है ये आप डील कर लें, तो ये तो फिर कानून तो ख़त्म हो गया ना। नहीं, डील किससे डील फवाद साहब? तो जिस तरह से पाकिस्तान में NROs मिले हैं, जिस तरह से पहले पाकिस्तान में अहकामात के जरिए चीज हुई है, ये वही उसी तरह का मॉडल चाहते हैं कि अदालत में ना जाना पड़े। आप वापस जाएं, अदालत में फेस करें, फिर जो अदालत फैसला करे। नहीं, अदालत से तो उनके बेचारों की जो नजरसानी की दरख्वास्त से रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो चुकी है, वो अदालत में कैसे जाएंगे? नहीं, जो इनका है मामला ये जो एहतसाब वाला, उसमें जो है वो जाएं और अपना वो कराएं, और दूसरा जो है वो जाएं दोबारा जाके सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दें, और वो देखते हैं कि उसको कैसे, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको करती है या पार्लियामेंट कर ले 2/3 मेजोरिटी से, सही है, अलावा तो नहीं होता। अच्छा फवाद साहब, हमने देखा शहबाज गिल साहब जो हैं वो पंजाब विफाक में उन पे पर्चा हो गया, फिर अता तारड़ साहब जो हैं उनको अब पंजाब पुलिस बुला रही है, राना सनाउल्लाह साहब को भी बुला रही है। अब ये जो तनाव का माहौल है, बीच में फिर एक आध कोई किसी सियासी जमात का रहनुमा उठता है और वो कहता है ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए, लेकिन नीयत किसी की भी ग्रैंड डायलॉग की तरफ नहीं है। अल्टीमेट ये मामलात कैसे सीधे होंगे? हैं तो हम पाकिस्तानी ना, आप भी पाकिस्तानी हैं, बाकी भी पाकिस्तानी है, रह रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान की भलाई की बात नहीं है। ये मामला कोई सीधा कैसे होगा? 100% डायलॉग होने चाहिए, कोई इसमें शुबा ही नहीं है, लेकिन डायलॉग वहां पे होंगे जब ये मानेंगे कि अल्टीमेट डिसीजन मेकर जो है वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो फैसला करेंगे पाकिस्तान में हुकूमत किसकी हो। ये एक बुनियादी असूल है। इस असूल को जब आप मान लेंगे तो डायलॉग भी हो जाएंगे, चीजें भी हो जाएंगी। ये इस असूल को नहीं मान रहे, और जब तक ये असूल तस्लीम कराना पाकिस्तान के लिए फंडामेंटल है, बुनियादी है। सही है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ये तो फवाद चौधरी साहब भी इससे पहले बात कर रहे थे, लेकिन जो स्पीकर साहब ने बयान दिया है, वैसे राजा साहब संजीदा और रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं और उनका जिस मनसब पे वो फाइज़ हैं वो भी बहुत ज़िम्मेदारी वाला है। वो कह रहे हैं 50 लोगों के दस्तखत नहीं है, 12 से 14 मेंबरान कह चुके हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, 4-5 मेंबरान जो हैं वो छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी है, 2-3 मेंबरान ने लिखकर ये भेजा है कि दस्तखत किसी ने जाली कर दिए हैं। इस पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जामे मुफस्सल एलामिया नहीं जारी करना चाहिए? राजा साहब के इस बयान को अगर वो रद्द भी कर रहे हैं, इसकी तफसीलात को भी वो क्लियर कर दें कि ये हकीकत है और ये फिर अगर ये इसको तरदीद भी नहीं करते हैं, फिर तो मामला है कि कोई अवाम तो है इसमें। नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि हमारे दस्तखत भी जाली हैं, हमने इस्तीफ़ा दिया भी नहीं है, वो वापस आ जाए असम्बली में। किसी ने रोका हुआ है? जाहिर पार्टी के साथ वो खड़े हैं ना? नहीं, पार्टी के साथ, फिर पार्टी के साथ खड़े तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मतलब ये राजा साहब जो बात कर रहे हैं वो कोई माकूल बात नहीं है। आपने ये जो 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं ना, इन इस्तीफ़ों की मंजूरी से हुक्मरान इत्तेहाद की सारी अखलाकी पोजीशन इस हवाले से जी, और स्पीकर की अखलाकी पोजीशन तबाह हो गई जी कि जब आप पिक एंड चूज़ करते हैं, आप कोई उसूल बनाएं कि आप इस्तीफ़े जिनके मंजूर कर रहे हैं किस उसूल पर कर रहे हैं। आप अल्फ़ाबेटिक कर लें जी, मैं ए से शुरू होऊंगा, जी तक चला जाऊंगा, कोई बात कर लें। आप कहें कि जिनके दस्तखत हैं, चेक किया है मैंने, जिनके दस्तखत सही हैं मैं उनके कर रहा हूँ। कोई होगा जिनके हाथ से लिखे हुए सिर्फ मैं वही मंजूर कर रहा हूँ, जिन्होंने असम्बली में खड़े होकर ऐलान किया मैं उनके कर रहा हूँ। कोई उसूल तो होना चाहिए। आपने वो 9 इस्तीफ़े मंजूर किए जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में 3000 से कम वोट लिए हैं। मकसद ये है कि आप इन सीटों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये ख्वाहिश शहबाज शरीफ साहब की हो सकती है, ज़रदारी साहब की हो सकती है, मौलाना फजल रहमान की हो सकती है, उन्होंने अक्सरियत बनानी है। स्पीकर का कोई अखलाकी
जो जिम्मेदारी भी होती है नहीं होती, वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? सही है। इसलिए अब स्पीकर की बात को कोई संजीदगी से ले ही नहीं सकता। जो बात पीटीआई कह रही है उसमें इस लिहाज से वज़न है कि जब जावेद हाशमी साहब ने खड़े होकर कहा था कि मैं इस्तीफ़ा दे के जा रहा हूँ, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया था। जी। जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये ऐलान किया कि हम इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं, और वो सारे के सारे 134 या 31 या 32 जो थे वो उठ के चले गए, और अगले 2 महीने तक 3 महीने तक किसी एक ने भी जनाब स्पीकर के बुलाने पर असम्बली में आके ये कहना गवारा नहीं किया। एक मेंबर आया, जबाली साहब, एक मेंबर आया जी है ना? जी, एक वापस आया। तो यार इतनी अखलाकी जुर्रत तो किसी एमएनए में होनी चाहिए, वो नुमाइंदा है 1 लाख 2 लाख अफराद का, कि वो आके कहे कि जनाब मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया था, या जनाब स्पीकर के पास आ जाए। वो स्पीकर के पास भी नहीं आ रहा, वो लिख के नहीं भेज रहा, वो असम्बली में भी हाज़िरी नहीं लगा रहा, और स्पीकर साहब कहते हैं कि जी वो तो आना ही नहीं चाहते, वो तो इस्तीफ़े देना नहीं चाहते थे। भाई ये जो होता है ना खामोशी, किसी बात पे मैं किसी से कहता हूँ कि ऐसा है, वो खामोश रहता है तो इसका मतलब है कि वो इकरार कर रहा है। जी। ये 4.5 महीने की या 4 महीने की खामोशी ही इस बात का सबूत है कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जी, वरना वो जमाली साहब की तरफ वापस आ जाते हैं। सही है। अच्छा इरशाद साहब, इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी, अगर 9 नशिस्तें हैं, 9 में से 2 भी हार गए, जी इमरान खान क्योंकि 9 की 9 पे नशिस्त खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, 9 में से 2 भी हार गए, इमरान खान की जो वो क्लेम करते हैं पॉपुलैरिटी वेव, उसको कितना डेंट पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई डेंट पड़ेगा। 9 सीटों पर अगर एक शख्स खड़ा होता है और वो 7 जीत जाता है, 6 भी जीत जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत पॉपुलर है। मतलब 5 तो खैर पहले भी वो जीत चुका है जी। अब उससे 1 स्टेप अहेड है ना, आगे उसने कितनी जीतनी है, 6 जीतनी है, 7 जीतनी है, 8 जीतनी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत बड़ा रिस्क खान साहब ने लिया है। जी। सोचना ये चाहिए, अब ये बहस जो शुरू हो गई है ना कि जी अगर वो 9 जीत गए या 8 जीत गए या 7 जीत गए तो फिर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ये तो फेवर में जाता है पीटीआई के। असल तो ये है कि खान साहब अगर हार गए, सारी हार गए, 5 हार गए, 6 हार गए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर एक वो होगा कि जनाब वाला वो जैसे तैसे भी हराया जाए, तो जनाब वाला आप तो बड़े दावेदार थे, आपने तो एंड रिजल्ट मैटर करता है ना, मैटर करता है, हार या जीत मैटर करती है। अगर जीत है जिस तरह आप कह रहे हैं 7 नशिस्तों पे जो शख्स जीतता है, तो अगले 2 का तो आराम से कह सकता है कि धान जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है ना। 15 से लेकिन मैं समझता हूँ कि 9 में से 2 भी हार गए तो इमरान खान साहब को डेंट जरूर पड़ेगा। नहीं, 5 हारे हैं ना, तो उन्होंने क्या कहा है कि देखें 15 में जीत गया हूँ, ये 5 भी ज़बरदस्ती ली गई जी। अब कहेंगे कि जब मैं 7 जीत गया हूँ, अगर आपके बकौल वो 7 जब मैं जीत गया हूँ तो ये 2 कैसे जीत नहीं सकता? ये भी एक पहलू है कि ये 9 पे एक शख्स का इलेक्शन लड़ना, मैं समझता हूँ कि जो पार्लिमानी सिस्टम है इसके अंदर ये एक अजीब सा एक मज़ाक़ा खेज़ सिलसिला है। सरकार के वसाइल इस्तेमाल होंगे, रख आप एक सकते हैं, और फिर मामला आगे जाके लगता है कि आपने उस एक में भी नहीं रहना। नहीं, ये मज़ाक़ा खेज़ अब है, जब बनाया गया, जब 5 पे जीता था उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा। देखें नहीं, जब अब तो हालात और है ना, वो तो जनरल इलेक्शन में देखें लोग कंटेस्ट करते हैं, पार्टी लीडर्स कंटेस्ट करते हैं। अब इसलिए ये मज़ाक़ा खेज़ है कि ये इमरान खान लड़ रहा है 9 सीटों। नहीं, नॉट एट ऑल। इमरान खान ने आगे असेंबली में बैठना ही नहीं है। में जो चीज़, जिस चीज़ की आइन और कानून इजाज़त देता है वो मज़ाक़ा खेज़ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, आप उस हवाले से मज़ाक़ा खेज़, लेकिन अखलाकी पहलू भी तो है ना इरशाद साहब, अखलाकी पहलू भी तो है। खान साहब ने आके बैठना तो है नहीं असेंबली में। बहरहाल नैयर बुखारी साहब 5 सीटों पर बैठे थे, 5 सीटों पर वो बैठे थे। एक रखी थी ना अल्टीमेट जी, नहीं 4 पर, बाकी 4 पे नहीं बैठे थे ना। इस पे भी नहीं बैठेंगे वो किसी पे भी नहीं, इस पे एक पे भी नहीं फिक्र ना करें, किसी पे नहीं बैठेंगे। असल में जो एक फंदा लगाया गया था उसको उन्होंने नाकाम करने की कोशिश की है, ये उनका फैसला है, और इतना बड़ा रिस्क है कि अब अगर उसमें से वो हारते हैं तो जाहिर बात है उनका मजाक तोड़ेगा। ये
और ऐसा रिस्क सूरत हाल वही पेश है। रिस्क इमरान खान ही ले रहा है। ठीक है, वो इमरान खान रिस्क ले सकते हैं, इमरान खान बहुत कुछ कर सकते हैं जो बाकी उमूमी तौर पे सियासी रिवायात नहीं है। खैर, वैसे मेरा तो ख्याल ये है कि 9 में से कम 4 नशिस्तों पर पीडीएम के लीडरों को इलेक्शन लड़ना चाहिए उनके मुकाबले में। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नैयर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। बुखारी साहब, यहाँ खैर हम बात कर रहे थे 9 नशिस्तों की, वो तो एक अलहदा सिलसिला है, उस पर हम आएंगे। लेकिन आपकी पार्टी के स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो ये कहते हैं कि 50% लोगों के दस्तखत नहीं मिल रहे। 5-6 मेंबरान ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, 2-3 मेंबरान ये लिख कर भेज चुके हैं कि उनके दस्तखत जाली हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 11 लोगों के इस्तीफ़े आपने एक्सेप्ट किए हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उनको कैसे जांचा गया है? और आप नहीं समझते कि ये 11 इस्तीफ़े इतनी बड़ी तादाद में से महज एक्सेप्ट करके एक ख़ुद से अखलाकी सतह पे थोड़ा सा स्पीकर के मनसब के साथ कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है? और ये अगर 50 भी वो इस्तीफ़े जाली हैं तो बाकी जो रह जाते हैं उनके तो इस्तीफ़े मंजूर करने चाहिए, ना मंजूर करने की वजह क्या है? शुक्रिया जी। देखिए, एक तो इसके लिए बराह रास्त क्योंकि रिस्पॉन्ड तो स्पीकर ऑफिस को करना चाहिए। जी हाँ। बिलाशुबा वो मेरी जमात से है, मेरे पार्टी के एक अहम रुकन भी हैं, लीडर भी हैं, लेकिन जो चीज़ उनके नॉलेज में है बराह रास्त, क्योंकि मैं आई एम नॉट प्रिवी टू इट, लेकिन एज अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेनेट और एज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं सर्टनली इस पे बात ज़रूर कर सकता हूँ जी। और जो मेरे नॉलेज में है अंडर द रूल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्पीकर की डिस्क्रिशन है, लेकिन उस डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज रीज़नेबल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो एक्सरसाइज करता है और सेटिस्फेक्शन स्पीकर की अपनी है जी। नॉन एल्स। पार्लियामेंट की सेटिस्फेक्शन नहीं है रेजिग्नेशन के बारे में, ये टोटली अगर सेटिस्फेक्शन है तो स्पीकर इटसेल्फ की या स्पीकर ऑफिस की है। और जो केस पुट अप करता है स्पीकर ऑफिस, तो ये उसकी डिस्क्रिशन भी होती है और वो एक्सेप्ट भी करता है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब ये तयशुदा बात हो कि जी रेजिग्नेशन स्टैंडर्ड किए गए हैं, वॉलंटरीली किए गए हैं और कन्वे उन्होंने किया कि हमने वॉलंटरीली किए हैं, तो फिर देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। और जहां उन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसके लिए भी रीजंस हैं। मसलन मुझे पता है जब मैं चेयरमैन था तो एक सेनेटर साहब जो MQM थे, उन्होंने रेजिग्नेशन भेजा। सही। तो मैंने कांटेक्ट किया उनसे, मैंने ऑफिस को कहा गेट इन टच विद दैट सेनेटर जी, और मैंने वेरीफाई किया। सही। और ये जिम्मेदारी स्पीकर की और चेयरमैन सेनेट की है कि जब कोई रेजिग्नेशन उनके पास आए तो या तो बंदा इन पर्सन आके दे खुद जी, और फिर टेंडर करे, इन हैंड रिटर्न हो, देन सिचुएशन इज डिफरेंट। और जब वो रेजिग्नेशन खाली शाह महमूद कुरैशी के ऐलान करने से स्पीकर एक्सेप्ट नहीं करता कि हम तमाम ने इस्तीफे दे दिए हैं, और इनकी मेंबरशिप उस वक्त 155 थी तो 124 के तकरीबन रेजिग्नेशन आए हैं। और जो राजा साहब कह रहे हैं, मसलन से फॉर एग्जांपल ये जो मियां मोहम्मद सोमरो साहब का वाला इशू है जी, उस इशू पे उन्होंने दरख्वास्त दे दी ठीक कि और ये लीव ग्रांट की जो प्रोविजन है ना, ये प्रायर टू लीव भी दी जाती है और सब्सिक्वेंट टू लीव भी दी जाती है। सही। और वो पुट की जाती है टू द हाउस स्पीकर। नॉर्मली ये चेयरमैन सेनेट पुट करता है इज लीव ग्रांटेड, अगर हाउस कहता है ग्रांटेड, नॉर्मली कहते हैं ग्रांटेड, तो नॉर्मली लीव ग्रांट हो जाती है। और डिसमेंबर करना भी वो स्पीकर का इख्तियार नहीं है किसी को फॉर 14 कंसेक्यूटिव डेज। अगर कोई गराजा रहता है प्रोसीडिंग से, सेनेट से या नेशनल असेंबली से, वो भी हाउस रेजोल्यूशन मूव करता है। तो ये बुनियादी बात है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्पीकर और स्पीकर ऑफिस है और उसके मुताबिक उसको काम करना चाहिए। नहीं बुखारी साहब, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये ऐलान किया कि हम इस्तीफ़ा दे के इस हाउस से जा रहे हैं और उनके साथ वो 135 थे, 34 थे या 31 थे, वो अरकान चले गए, हाउस छोड़ के चले गए,
जिस तरह जनाब जावेद हाशमी साहब ने ऐलान किया था असम्बली में खड़े हो गए, जी मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, और वो चले गए और इस्तीफ़ा उनका मंजूर हो गया। तो ये क्या मंजूरी के लिए काफ़ी नहीं है? फिर स्पीकर ने जब बुलाया तो उसमें से कोई भी नहीं आया। इसका मतलब है दूसरी दफ़ा उन्होंने तायद की कि जनाब बिल्कुल हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं। देखिए, उस पर गुजारिश यह है कि जो कोई भी नहीं आया, लेकिन फिर बैकडोर से क्यों अप्रोच कर रहे हैं स्पीकर को? एक बात। सेकेंडली, कोई कंसेप्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या रूल्स में कि कलेक्टिव रेजिग्नेशंस। रेजिग्नेशन जो है ये इंडिविजुअल एक्ट है, और वो इंडिविजुअल एक्ट जो है वो शाह महमूद कुरैशी भी रेजिग्नेशन अनाउंसमेंट है, कपल्ड विद इन राइटिंग। जी, कपल्ड विद इन राइटिंग। और जब इन्होंने वो कपल्ड विद इन राइटिंग है तो फिर उसकी वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि इन बल्क अगर आप रेजिग्नेशन देंगे तो वो फिर आपकी प्रेजेंस नहीं है। या तो इन बल्क 124 बंदे चले जाते स्पीकर ऑफिस में और टेंडर कर देते इन राइटिंग। बुखारी साहब, जिस आदमी ने अनाउंसिंग रेजिग्नेशन, बुखारी साहब जिस आदमी ने ऐलान किया उस और लिख के दे दिया, उसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। जिन लोगों ने ऐलान नहीं किया उनके इस्तीफ़े मंजूर हो गए। ये भी तो अजूबा है ना? नहीं, वो तो फिर स्पीकर ऑफिस को वेरीफाई किया होगा ना जी। अब मैं स्पीकर ऑफिस का, मैं तो प्रीवी नहीं हूँ सारी प्रोसीडिंग। नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब का तो नहीं किया ना, वेरीफाई किया होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का इस्तीफा तो मंजूर नहीं किया। जिस शख्स ने बाकी लोगों के बिहाफ पे ऐलान किया, वो जब जी 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 फरमाइए। बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी का स्पीकर, वो स्पीकर ऑफिस को, उसका ऑफिस पुटअप करता है ना, सेक्रेटरी करता है, वो जो ब्रांच कंसर्न है वो पुटअप करती है। जो उन्होंने पुटअप किए हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। सही। क्योंकि सारे वेरिफिकेशन का काम स्पीकर जो करता है बाय प्रोसेस होता है। सही। और ये जो असेंबली के सेक्रेटेरिएट के जो स्टाफ है ये इसको प्रोसेस करके वो फॉरवर्ड करता है स्पीकर ऑफिस में। सही है, और स्पीकर ऑफिस की सेटिस्फेक्शन है। आगे चलते जी ये फरमाएं कि अब सुना ये जा रहा है, एक तो इमरान खान साहब कह रहे हैं, दूसरा जावेद लतीफ़ साहब ने भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और इमरान खान कहते हैं कि उनकी नाअहली ख़त्म की जा रही है। तो उनको नाअहल किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई। तो अब वो अहल किस तरह हो सकते हैं? उनकी नाअहली, ताहियात नाअहली किस तरह ख़त्म हो सकती है? आप तो एक कानूनदान भी हैं और कानून साज भी हैं। मैं समझता हूं कि वो जो लाइफ टाइम नाअहली की है जी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अच्छा, मैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं समझता। ठीक। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये किसी जज का इख्तियार नहीं है कि वो आइन साजी करे। आइन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, दे कांट री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डोमेन सिर्फ पार्लियामेंट की है। ठीक। और एक्सक्लूसिव डोमेन पार्लियामेंट की है। सही। और ये जो जुडिशरी एग्जेक्टिव पार्लियामेंट का रोल अदा करना चाहती है, ये उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने गलत किया मुशर्रफ के ज़माने में भी, उसको इख्तियार दिया कि आप आइन अमेंड कर लें। दैट इज एन इलीगल थिंग। और आप थोड़ा ज़हन में रखें कि कन्विक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी क्राइम पे, किसी ऑफेंस पे वो कन्विक्ट हो जाता है तो उसकी कन्विक्शन जो है वो उसको लास्ट करेगी डिस्क्वालीफाई फॉर 5 years। अच्छा, ये कहाँ का इंसाफ है कि सारी, जहां पे अगर कोई भी मॉरल टर्पिट्यूड का भी मुकदमा अगर करता है तो 5 years की। लेकिन बुखारी साहब हमें ये समझ नहीं आ रही ना, अब नवाज शरीफ साहब वाले मामले में उनकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी है। मेरी अब बात सुने ना, मेरी अब बात सुने ना जी जी, मेरी अब बात सुने, आपको समझ आ जाएगी। जी जी। आया पार्लियामेंट पे कोई कतकन है कि वो कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकती? सही। इवन पार्लियामेंट कैन अनडू अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये सामने केसेस हैं। ऐसी कोई मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के किसी फैसले को ख़त्म किया हो? पार्लियामेंट ने अदालत के फैसले पार्लियामेंट ने ख़त्म किया हो? ब्रिटिश पार्लियामेंट में कई केसेस हैं। अच्छा,
आपका पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे भी हुआ है। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी, सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं सितंबर में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, माहौल बन रहा है या माहौल बन चुका है नवाज शरीफ साहब की वापसी का? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि माहौल बनाया जा रहा है। ये जो 4 माह गुजरे हैं ना मौजूदा हुकूमत के, उसमें बुरी तरह फ्लॉप हुई है हुकूमत, और हुक्मरान जमातें, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान हुआ है उसका। 2-3 चीज़ें तो वाज़े हो गई। एक तो ये था कि जी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देना, आवाम को रिलीफ देना, वो नहीं हो पाया। सबसे बड़ा दावा यही था कि जी इमरान खान की गवर्नेंस अच्छी नहीं है और मईशत को नहीं संभाल पाए, वो बहुत नुकसान हुआ उसका। दूसरा जो मसला बना वो ये है कि बाख्तियार हुकूमत, अगर सारी जमातें सिवाय PTI के हुकूमत में हों और वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब का छोटा भाई हो, नहीं मैं और एंगल से बात कर रहा हूँ, और नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ सकते, मरीम नवाज साहबा अपने वाले साहब को मिलने के लिए मुल्क से बाहर नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है हुकूमत इंतहाई मजबूर महज है, बेख्तियार है, कमज़ोर है, बेबस है। तो इसकी वजह से जो पोजीशन पंजाब में ख़राब हो रही है, तो अब ज़रूरत महसूस की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब ख़ुद आएँ और आके मामलात को संभालें। अब क्या वो हुकूमत भी चाहती है, यानी उसको छोड़ दें, कोई और चाहता है नहीं चाहता, क्या हुकूमत चाहती है कि नवाज शरीफ साहब आएँ? पहला तो सवाल ये है। और नवाज शरीफ जब आएंगे तो क्या कानून जो है लॉ ऑफ द लैंड है उस पर अमल होगा या उनके साथ खुसूसी इम्तियाजी सलूक होगा? क्योंकि लॉ ऑफ लैंड तो ये कहता है कि वो चूँकि सज़ा याफ्ता हैं, आएंगे तो जेल जाएंगे, जब दाखिल होंगे तो वो जेल जाएंगे, जहाँ से वो गए थे वहाँ ही उनको उसी मकाम पर आना पड़ेगा। ये एक मामला है। अब जो तरीके सोचे जा रहे हैं कि उनकी नाअहली ख़त्म कर दी जाए, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दोबारा जाए, लेकिन रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी है। अब कैसे जाएं? यानी आप पूरी जो अदालती तारीख है उसको रिवर्ट करेंगे, सेबोटाज करेंगे, बल्कि रिवर्ट तो नहीं कहना चाहिए, सेबोटाज करेंगे कि जी ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स के लिए सारा ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है आपका और जो आइन है कानून में बदल दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि जी जिस तरह नैयर बुखारी साहब कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट ख़त्म कर दें, लेकिन उसका फ़ायदा तो इमरान खान को जाएगा जो नायली की तलवार उन पे लटका रहे हैं। उसमें भी 2 सवाल हैं जी, ये तो आगे की बात है ना। सवाल ये है, नंबर 1 ये है कि क्या मौसर ब माजी कानून साजी की जा सकती है? किसी को माजी में फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है? एक पहला सवाल ये होगा। दूसरा जो सबसे अहम सवाल है कि अगर ये रिवायत आप कायम कर देंगे तो फिर तो इस मुल्क में किसी को सज़ा नहीं हो सकती जी। जो भी शख्स असम्बली में पहुंचेगा और उसका कोई भाई सज़ा याफ्ता होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई चहेता होगा, कोई फाइनेंसर होगा, वो सबसे पहले कहेगा जी इसकी तो सज़ा ख़त्म करें। एक फिर रिवायत पड़ेगी, सिर्फ कौमी असम्बली में नहीं होगी, फिर सूबाई असम्बली में भी होगा, फिर यूनियन कौंसिल की सतह पर भी ज़िला कौंसिलें भी अपने इलाके के मुजरमों की सज़ाएँ वो अख्तियार अपना इस्तेमाल करेंगी। तो ये इतना आसान लेकिन इसका एक सियासी पहलू भी है ना। अगर अभी ये कानून साजी कर देते हैं और इमरान खान पे जो नाअहली की तलवार ये लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका फायदा डायरेक्टली इमरान खान को पहुंचेगा। नहीं, वो नवाज शरीफ की साख तो मुतासिर हो चुकी है सादिक और अमीन पे। वो तो कहा यह जा रहा है, जो ये बात कंपेन चल रही है वो तो यही है कि जी नवाज शरीफ इमरान खान को आमादा, जो उसने कहा भी आमादा ये किया जा रहा है कि जी बजाय इसके कि आप भी नाअहल हो जाएं, बेहतर ये है कि उनकी नाअहली ख़त्म हो जाए। जहांगीर खान तरीन को भी फ़ायदा हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब को हो जाएगा, आपके कुछ लोग भी तो
फैसल वावडा भी हो चुके हैं ना, जी। आपके लोगों को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। हम मिलजुल तो के इमरान खान वादा हो रहे हैं, मिली भगत करके इमरान खान ने जो ऐलान किया है परसों ऐलान तो जलसे में, बहुत करते उसने हैं। यही कहा है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सर सियासत है ना, अब ऐलान वो- तो करते हैं खान साहब, बाकी मामला देखें। खबर ये भी है कि अमरीकी सफीर से भी मुलाकात उन्होंने की, उसकी उसके अभी तक तरदीद या तायद तो आई नहीं है। नहीं, तरदीद हो चुकी है, शीरी मज़ारी ने भी की है, असद उमर ने भी की है, आप शायद नहीं देख सके, तरदीद उसकी वाज़े तौर पर हो चुकी है। लेकिन सियासतदान यू टर्न लेने के माहिर होते हैं, यू टर्न भी ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप ऐसा काम करेंगे जिसका फ़ायदा इमरान खान को पहुंचाएंगे, तो नवाज शरीफ साहब को तो नुकसान होगा उसका। अगर इरशाद उसके साहब, बेनिफिशियरी अगर नवाज ये शरीफ ऑप्शन हैं- इमरान खान के सामने रख दिया जाए ना जी। कि इस पे कानून साजी करते हैं, आपको भी फ़ायदा हमें भी फ़ायदा, मौजूदा हालात में इमरान खान ने इस बात पे सर तस्लीम खम करना है और इस बात से एग्री हो जाना है, क्योंकि ये वैसा ही है जिस तरह मोरूसी सियासत के खिलाफ इमरान खान का नारा था और मुल्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं। तो बहरहाल ये सियासत है सर, ये सियासत है, एक बात ये आवाम को वीडियो रिस्पेक्ट ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के बराबर है। सियासत के खिलाफ हूँ, खा वो तहरीक इंसाफ करे या कोई और करे। मोरूसी सियासत का ये हरगज़ मतलब नहीं है कि किसी सियासतदान की बेटी भाई सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। मोरूसी सियासत ये है, वो इलेक्शन लड़ रही है ना, मोरूसी सियासत ये है कि आप अपने बेटे को, बेटी को, भाई को, बहन को उठाएं और पार्टी उसके हवाले कर दें, उसको डायरेक्ट आप बग़ैर मुंतखब हुए जी जी कोई बड़ा हुकूमती मनसब दे दें। ये है मोरूसी सियासत। ये हमारे यहाँ इसकी तफरीक नहीं की जाती जी। और इसके हक़ में फिर जो लोग मोरूसी सियासत के हक़ में वो लेके आते हैं बुश जूनियर को, बुश सीनियर को, कैनेडी सीनियर को, कैनेडी जूनियर को। प्रोसेस से इलेक्शन लड़ के कोई शख्स ऊपर आता है, किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन महज इस बुनियाद पर पार्टी की सरबराही दे दी जाए, वजारत की सरबराही दे दी जाए, कोई और मनसब दे दिया जाए, 100 अरब रुपए किसी के हवाले कर दिए जाए कि वो फ़लाँ का बेटा है, बेटी है, बहन भाई है। ये है मोरूसी सियासत और इसकी जमहूरियत में कोई जी जवाब ठीक नहीं है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही।